नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। और ये जो सीरीज है विश्व पुराण की, ये बेसिकली जो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको कवर करने के लिए होगी। मैं इसको विश्व पुराण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम इस चीज को भी समझेंगे कि किस तरीके से पुराण कंटेम्पररी जो इंसिडेंट्स होती थी उनको ले करके लिखे जाते थे। पुराणों के बारे में बेसिक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं अगले वीडियो में या अगले के अगले वीडियो में कभी एक बार दे दूंगा, लेकिन अभी बेसिकली हिस्ट्री हमें समझनी है और पुराण लिखे कैसे जाते थे उनको समझेंगे। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो कंटेम्पररी इंसिडेंट्स होती थी और जो चीजें उन इंसिडेंट्स को लीड करती हैं, उन एलिमेंट्स को या उन चीजों को किस तरीके से हम डेमंस या कैसे हम ऑस्पिशियस पावर्स किस तरीके से हम उनको दिखाते हैं, उन्हीं सब चीजों को समझ करके कैसे लिखे जाते थे पुराण, उन्हीं सब चीजों को मिला करके हम डिस्कस करेंगे अपने विश्व पुराण को। तो विश्व पुराण में अब जो है पहली चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या थी उसके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके किसके बीच में हुई थी, क्यों हुई थी। देखिए, कोई भी वॉर जो होती है, कोई भी लड़ाई जो होती है, वहां पे दो चीजें काम आती हैं। एक तो होती है कंटेम्पररी रीजन। किसी भी लड़ाई में एक कंटेम्पररी रीजन होता है, उस समय का तात्कालिक कारण जिसको कहते हैं कि उस समय क्या हुआ था जिसकी वजह से लड़ाई हो गई थी। और मैं आपको बता दूं, ये जो कंटेम्पररी रीजन होता है ना, ये बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे छोटा इंपॉर्टेंस इस चीज का होता है। कंटेम्पररी रीजन यानी तात्कालिक कारण। जैसे आज की डेट में अगर दो पड़ोसियों की आपस में लड़ाई हो, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे से जलन की भावना है अगर दो पड़ोसियों में, और अचानक से क्या हो कि एक पड़ोसी का बच्चा जो है कुछ शरारत कर दे और उस शरारत में कुछ ऐसा दिख जाए कि हाँ, इसके बदले बच्चे को पीटा जा सकता है या उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जा सकता है। तो अगर उन दोनों परिवारों के बीच में, दोनों पड़ोसियों के बीच में किसी भी तरह की घृणा की भावना, द्वेष की भावना भीतर भीतर पनप रही थी, तो वहां पे क्या होगा, छोटी सी बात पे, जैसे कि बच्चे को मारा नहीं, बच्चे को बस डांट ही दिया। छोटी सी बात हुई, कोई छोटी सी चीज दिखी, उस पर डांट ही दिया। और उसके बाद जो है पड़ोसी ने सुना कि मेरे बच्चे को डांट रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे जूते चप्पल चल गए। एक आध का जो है सिर फूट गया, माथा फूट गया, कई बार तो कत्ल हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि समाचारों में अक्सर ये आता है कि एक छोटी सी बात पर विवाद हो गया और कत्ल हो गया। छोटी सी बात कभी कोई नहीं होती, छोटी सी बात पर कभी कुछ नहीं होता। ये सब बड़ी बातों पे ही होता है। बड़ी बातें कौन सी होती हैं? बड़ी बातें वही एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, जो हमने भगवत गीता में पढ़े हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, और इसके ये मन बुद्धि अहंकार, ये तीन तत्व हुए। उसके अलावा प्रकृति में जो आपके कुल मिलाकर के जो 24 तत्व हैं, उनमें हमारा जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय विषय हैं। ठीक है। इन सब चीजों को मिला करके ही, इन सब के रिएक्शन से ही एक बड़ा बीज बनता है, एक मेन सोर्स, एक मेन सीड बनता है। वो सीड ही काम करता है बड़ी बड़ी इंसिडेंट्स की, जहां पर बड़े बड़े कत्ल हो जाते हैं। अगर ये सीड्स ना हो, अहंकार से भरे सीड्स ना हो, अगर घृणा से भरे सीड्स ना हो, अगर किसी व्यक्ति में सतरज और तम में से जो तम होता है, जो तमोगुण होता है, अगर ये बहुत ज्यादा ना हो, तम यानी कि बिल्कुल केवल और केवल अपने अहंकार की पूर्ति के लिए कोई काम करना, कुछ भी ना देखना, संसार में इतने उलझ जाना कि जो करुणा की, दया की भावना है, या फिर जो एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना है, जो कुल मिलाकर के सात्विक गुण कहे जाते हैं, उनकी कमी हो जाना। उनकी कमी हो जाने पे मनुष्य क्या करता है, तमोगुण में आने के बाद वो केवल और केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं, अपने अहंकार, इन चीजों की पूर्ति के लिए ही सारे काम करता है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा अटैच होता है इन चीजों से, इस वजह से इन चीजों को पाने के लिए वो ऐसे काम करता है जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति तम में घिरा हुआ है तो निश्चित रूप से अहंकार का शिकार हो जाएगा। मन और बुद्धि उसके भ्रष्ट होंगे, वो कुछ भी गलत कर सकता है। तो किसी भी घटना में जो कि कंटेम्पररी थी, उसको कभी आप ये ना माने कि यही बहुत बड़ा रीजन था, या ये ना कहें कि हाँ, इतनी छोटी सी बात पे कोई किसी को कैसे मार सकता है। छोटी सी बात कहीं कुछ नहीं होती। अगर किसी अनजान आदमी ने किसी को मारा है तो इसका मतलब है
कि कहीं ना कहीं अहंकार की अधिकता, क्रोध की अधिकता, घृणा की अधिकता, या फिर मन में अशांति, वही सारी चीजें जो भगवत गीता में बताई गई हैं, वेदों पुराणों में बताई गई हैं कि हाँ, ये तत्व अगर बैलेंस ना हो, अगर इन तत्वों से मनुष्य छूट ना पाए, तो वो लगातार संसार में गिरता चला जाता है, सत से रज, रज से तम की यात्रा कर सकता है, और तम से गृहित, जो बिल्कुल गर्हित तम गुण होता है, उसमें जा सकता है, जहां पर वो बड़े बड़े अपराध कर सकता है। ठीक है। तो ये जो तत्व होते हैं, इन्हीं तत्वों की वजह से एक बड़ा सीड पड़ा होता है। जो सीड होता है वो मेन होता है। हमारे भीतर एक सीड है, आपके भीतर एक सीड है, हम सबके भीतर एक सीड है। इसी सीड की वजह से अगर कोई कहता है कि हाँ, जरा सी बात थी कि गाड़ी टच हो गई, बड़े आदमी की गाड़ी से टच हो गई, तो बड़े आदमी ने गोली मार दी उसको। वो बड़े आदमी होने का जो अहंकार है, बस वही तो सीड है, वही बीज है। और वो छोटा नहीं है, देखने में छोटी घटना छोटी होती है, कारण कभी छोटा नहीं होता। कारणों की खोज के लिए आपको धर्म में घुसना होगा, धर्म के साथ आना होगा, तभी आपको वो समझ में आएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से हम बात कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध की, जिसमें हम कंटेम्पररी कारण की बात कर रहे थे कि उस समय का कारण क्या था। तो उस समय के कारण की बात जानने के लिए हम एक बार मैप देखते हैं, मैप पर चलते हैं। लेट मी शो यू द मैप। ये है वो मैप, ये यूरोप का मैप है। ठीक है। यूरोप में ये सारा कांड शुरू हुआ, और यूरोप से निकल करके फिर ये लड़ाई एशिया में, अफ्रीका में, और अमेरिका तक इन्वॉल्व था इसमें। तो इन सब जगहों पे ये फैल गई थी। फैली कैसे, शुरुआत कैसे हुई? बहुत छोटी सी चीज आपको लगेगी कि हाँ, ये छोटी सी चीज है, हो सकता है आपको छोटी ना भी लगे, बड़ी लगे, लेकिन जो हरकतें हैं, उनको देख करके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इतनी छोटी सी चीज पे इन लोगों को, जो दुनिया के मसीहा बने बैठे थे, उनको इतनी बड़ी लड़ाई को भड़काना नहीं चाहिए था। लेकिन कैसे ना भड़काते, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कोई भी घटना जो छोटी सी दिख रही है, या किसी के आ, अंदर आपको कोई ऐसी चीज दिख रही है कि छोटी सी बात को लेकर के उसने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, वो आपके लिए छोटी सी बात है, उसके लिए छोटी सी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी प्रकृति के 3 गुणों के भीतर फंसा हुआ है। वो गुण उसे तंग कर रहे हैं। जब वो गुण उसे तंग करते हैं, तो फिर वो उसी हिसाब से कार्य करता है, तमोगुण में स्थित होकर के कार्य करता है। और उसके बाद तमोगुण के कर्म जो होते हैं, वो केवल और केवल भौतिक इच्छाओं से ग्रसित होते हैं। सुख पाने की इच्छा हर किसी की होती है। कुछ लोग संसार में सुख देखते हैं, कुछ लोग संसार में पैसे कमाने में सुख देखते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के नशा करके सो गए, पूरे दिन सो रहे हैं, आनंद से सो रहे हैं, इसी में सुख देखते हैं। ठीक है। तो जो जहां सुख देखता है, उसके हिसाब से ही उसकी प्रवृत्ति तय होती है। जो सुबह उठ के ही 9 बजे दारू पी लेता है, और बिल्कुल शराब की दुकान के आगे पड़ा रहता है, वो व्यक्ति तमोगुणी है, क्योंकि वो अपनी शारीरिक इच्छाओं तक ही सीमित है। वो तो पैसे भी नहीं कमाना चाहता। पैसे का लालची होना तो फिर भी अच्छी बात है, लेकिन सुबह उठ करके यही ना पता होना कि आज दिन में खाना कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, घर कैसे चलेगा, और उसके अलावा आपका कहीं पर भी जा करके लेट जाना, गांजा फूक के लेट जाना, दारू पी के लेट जाना, ये तो उससे भी बुरा है। तो ये जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, इसको सिर्फ अपनी शारीरिक जो जरूरतें होती हैं, उससे लेना देना होता है, और उसके लिए फिर आप सब कुछ, वो सारे काम उसी के लिए करता है। आप उसको पैसे दीजिए, कहिए कि हाँ, किसी को खत्म करना है, हो सकता है वो खत्म भी कराए। चोरी करनी है, चोरी कराएगा। उसको नहीं मतलब है कि सही है या गलत है, उसको सिर्फ इससे मतलब है मुझे पैसे मिलेंगे, मैं एक पौवा चढ़ा लूंगा। ठीक है। या फिर मैं नशा कर लूंगा किसी तरीके का। कुल मिलाकर के जो ड्रग्स लेते हैं, उनकी जैसी स्थिति होती है, वही एक तमोगुणी की स्थिति होती है। जो तमोगुणी होते हैं, उनकी वही स्थिति होती है। तो आइए देखते हैं कि छोटी सी घटना हुई क्या थी, छोटी सी हरकत की क्या थी, जो छोटी सी बात थी, जिसको देख के आपको ये लगेगा कि यार, ये चाहते तो लड़ाई ना होने देते। इसीलिए जो प्रथम विश्व युद्ध है, इसको मैं पर्सनली पर्सनली मैं इसको मसीहाओं की करतूत कहता हूं। ठीक है, मसीहाओं की करतूत कहता हूं। मैं इसको क्यों कहता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये एक देश है सर्बिया। सर्बिया के बगल में एक देश है बोस्निया हर्जेगोविना। ठीक है। यहां पर आप ऊपर देख सकते हैं, एक देश है ऑस्ट्रिया। ठीक है। उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी के नाम से ये जाना जाता था, क्योंकि ये दोनों एक थे, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ठीक है। तो उस समय ये ऑस्ट्रिया हंगरी के नाम से जाना जाता था। तो ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था। ऑस्ट्रिया का राजकुमार गया था यहां पर बोस्निया हर्जेगोविना, यहां पर जो है साराजेवा, इसकी कैपिटल में किसी काम से गया था।
कोई रहा होगा, किसी से मिलना मिलना रहा होगा, कोई मुलाकात रही होगी। कुल मिला के ऑस्ट्रिया का राजकुमार था जो बोस्निया एंड हर्जेगोविना में गया। वहां पे उसका कत्ल हो जाता है, उसको जान से मार दिया जाता है। और उसको जो जान से मारता है, उस गैंग का नाम होता है ब्लैक हैंड। क्या नाम होता है? ब्लैक हैंड। उसको कहा जाता है ब्लैक हैंड। ठीक है, ये जो ब्लैक हैंड होता है, ये संगठन होता है कहाँ का? सर्बिया का। ब्लैक हैंड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, एक आतंकवादी संगठन था। किसका? सर्बिया का। सर्बिया का ये जो ब्लैक हैंड था, इसी के ऊपर आरोप लगा कि उसने ही ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या करवाई है। कहां पे? बोस्निया हर्जेगोविना में। कि कैपिटल जो साराजेवा है वहां। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया ने, ये सारी घटना हुई आपकी 28 जून को। ये हरकत 28 जून को हुई, कत्ल हो गया 28 जून को। उसके बाद ऑस्ट्रिया ये रिक्वेस्ट करता है, या ये कह लीजिए कि कड़े शब्दों में निंदा करता है या धमकी देता है, जो भी कह लीजिए। वो कहता है कि भाई हमारा राजकुमार मारा गया है, वी आर नॉट हैप्पी विद दिस। और तुम्हारे जो संगठन है, जो ब्लैक हैंड नाम का संगठन है, उसका हाथ है हमारे राजकुमार को मरवाने में। सर्बिया को उसने धमकी दी। सर्बिया को उसने कहा। 28 जून को राजकुमार मरा था, और 28 जुलाई को पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। कैसे शुरू हुआ? ऑस्ट्रिया जो है, ये कह रहा था कि तुम मुझे हमारा अपराधी दो, यानी हमारे राजकुमार को जिसने मारा है वो आदमी हमारे हवाले करो। ब्लैक हैंड संगठन का नेता हो या जो भी हो, उसको हमारे हवाले करो। और सर्बिया कोई ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, सर्बिया किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसको सुन नहीं रहा। ठीक, तो ऑस्ट्रिया को फिर धमकियां आने लगी इन चीजों को लेकर के। उसके बाद जब धमकी आने लगी, तो इसका मसीहा बनकर के निकल के कौन आया? जर्मनी। जर्मनी मसीहा बनकर के आया ऑस्ट्रिया का। और जर्मनी इतना ताकतवर हो चुका था उस समय, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस था उस समय। जो पनडुब्बी थी, सबसे एडवांस पनडुब्बी जो हुआ करती थी, यू बोट। एक बोट होती थी और उसके अलावा एक पनडुब्बी भी थी। यू बोट थी, पनडुब्बी, और उसके अलावा एक पानी का जहाज था बहुत बड़ा। बेसिकली वो काफी अच्छा खासा युद्धपोत था। दैट इज नोन एज इम्परेटर। तो इम्परेटर था इनका जहाज, और जो उसका नाम था इम्परेटर, और उसके अलावा एक पनडुब्बी थी, यू बोट। ये जर्मनी के पास थी, इतना एडवांस था वो। और जर्मनी ने कहा कि मैं ऑस्ट्रिया का साथ दूंगा, कोई इसके खिलाफ कुछ भी करके करने की कोशिश ना करे। और जल्दी से जल्दी जो है, जो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया मांग रहा है वो कह दिया जाए, उसको दे दिया जाए। जब ऑस्ट्रिया का साथ जर्मनी देने लगता है, तो सर्बिया अकेला पड़ जाता है। सर्बिया सोचता है कि अब हम क्या करें। तब तक उसका मसीहा बन के कौन आता है? रशिया। रशिया कहता है कि अगर सर्बिया को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो ठीक नहीं होगा। जब रशिया ये कह देता है कि सर्बिया को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया तो ठीक नहीं होगा, तो उस केस में जर्मनी युद्ध की घोषणा कर देता है। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। जर्मनी जो है रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। 28 जून को हत्या हुई, 28 जुलाई को जो है रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। उसके बाद बारी आती है फ्रांस की। फ्रांस की बारी कैसे आती है? फ्रांस की बारी ऐसे आती है कि जब रशिया देखता है कि यार जर्मनी कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, तो जर्मनी के बगल में होता है फ्रांस। रशिया दूर था, फ्रांस जर्मनी से बॉर्डर साझा करता है। तो फ्रांस अगर जर्मनी से बॉर्डर साझा करता है, तो फ्रांस नजदीक है जर्मनी के। तो फ्रांस से कहा गया रशिया के द्वारा कि तुम जाओ एंड डिस्कस विद जर्मनी, उनको समझाओ कि ये सब फालतू के पंगे ना ले। ठीक। तो जर्मनी को यह समझाने की कोशिश करता है कौन? फ्रांस। जैसे ही फ्रांस धमकी देता है, समझाता है, जो कह लीजिए, तो जर्मनी को जैसे ही फ्रांस की तरफ से आती हैं चीजें कि भाई तुम अपने कुर्ते से बाहर मत निकलो, पजामे से बाहर मत आओ, तो जर्मनी क्या करता है? कहता है ठीक है, अब तुम्हारे खिलाफ भी युद्ध की मैं घोषणा करता हूं। मतलब कितने फ्रंट खोल दिए उसने अभी तक? जर्मनी ने खोल दिया पहला फ्रंट रूस के साथ, जर्मनी ने दूसरा फ्रंट खोल दिया फ्रांस के साथ। अब क्या होगा? अब फ्रांस जब ये कह देता है कि जब जर्मनी ये कह देता है कि फ्रांस अब मैं तुम्हें देख लूंगा, राइट? अब क्योंकि जर्मनी के सामने रूस तो बहुत दूरी पे है, ठीक है, ये जो फ्रांस है ये नजदीक है। अब अगर देखिए तो जर्मनी से फ्रांस केवल और केवल यहां से सीधे ये जो बॉर्डर है ना,
इस बॉर्डर को पार करना तो सीधे आ जाना था यहाँ पे। लेकिन जर्मनी आता कहां से है? जर्मनी यहां से नहीं घुसता, इस बॉर्डर से नहीं घुसता, सीधे फ्रांस में नहीं घुसता। ठीक है, जर्मनी जो है वो सीधे फ्रांस में नहीं घुसता। लेट मी फर्स्ट रिमूव, ताकि साफ दिखाई दे। ठीक है, ये रहा जर्मनी। जर्मनी अगर आप देखें तो ये रहा बॉर्डर जर्मनी के साथ जो बन रहा है। ये जो बॉर्डर है ये जर्मनी के साथ बन रहा है इसका, फ्रांस का। चाहे तो ऐसे आ सकता था, आ सकता था, लेकिन वो गया नहीं यहां से। कहां से गया? जर्मनी गया बेल्जियम के रास्ते से फ्रांस में। जर्मनी जो है बेल्जियम के रास्ते फ्रांस में घुसने की तैयारी करने लगा। ठीक है, अब देखिए युद्ध फैलता कैसे है, फैला कैसे। जर्मनी जब बेल्जियम के रास्ते घुसा तो पहली चीज तो हम ये समझते हैं कि वो बेल्जियम के रास्ते क्यों घुसा। कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि ये उसका अहंकार था कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं जो मर्जी चाहूं सो करूं, तुम्हें जो करना है कर लो। ऐसी आपकी थिंकिंग हो सकती है, और ये एक हद तक सही भी है कि अहंकार तो जर्मनी में था। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज थी जो कि जियोग्राफिकल एस्पेक्ट है, एक ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अगर आप यूरोप को देखें, खास करके ये वाला जो एरिया है जहां पे फ्रांस है, फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड है, उसके अलावा इटली है, ये सारे देश आपस में सटे हुए हैं। फ्रांस का पड़ोसी इटली, फिर स्विट्जरलैंड भी है, फिर जर्मनी भी है। तो ये जो देश हैं जो कि फ्रांस से सटे हुए हैं या फिर आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं ऐसे कह सकते हैं, तो इनकी बाउंड्री कैसे डिसाइड हुई है? इनकी जो बाउंड्रीज है, मोस्ट ऑफ द बाउंड्रीज जो है इस बेसिस पे डिसाइड हुई हैं कि जो माउंटेन्स हैं वो कहाँ पे हैं। माउंटेन्स दोनों देशों के बीच में कहाँ पे हैं? जैसे अगर हम फ्रांस और इटली की बात करें तो यहाँ पे एक माउंटेन है। ठीक है, यहाँ पर एक माउंटेन है, वो माउंटेन जो है फ्रांस को इटली से अलग करता है। तो जो ये माउंटेन है ना, वही माउंटेन क्या करता है? सीमा बनाता है फ्रांस और इटली की। ये रहा इटली, ये वाला मिलान जहां दिख रहा है आपको। और फ्रांस और इटली की सीमा पर एक पर्वत है। ठीक है, उसी तरीके से फ्रांस और जर्मनी की सीमा पे एक पर्वत है जिसका नाम था जिसका नाम है वासजेस। आज भी है, था नहीं है। वासजेस माउंटेन। ये जो वासजेस माउंटेन है, इस वजह से ये जो जर्मनी है यहां से सीधे इधर नहीं आ सकता। ठीक है, और हवाई हमले वगैरह करना, ये सारी चीजें थोड़ा अवॉइड करना, पैसे बचाना, ये भी एक एस्पेक्ट होता है, थोड़ा सा पैसों को बचा के रखना। तो यहां से अगर आते तो हवाई मार्ग से आना पड़ता, क्योंकि इतने ऊंचे माउंटेन पे सैनिकों को चढ़ाते तो आधी ऊर्जा तो उनकी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये जर्मनी से फ्रांस के बॉर्डर से थोड़ा इधर आओ, बेल्जियम की तरफ आओ, तो यहाँ पर सीधा बॉर्डर लगता है। यहाँ पर आपको पहाड़ पे चढ़ने की, यहाँ पर आप बेल्जियम में घुसेंगे, बेल्जियम के रास्ते यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं है, बेल्जियम और फ्रांस के बीच कोई पहाड़ नहीं है, सीधे यहाँ से घुसने का प्लान था। ये था प्लान जर्मनी का। देखिए मास्टर प्लान देखिए। लेकिन आप ये सोचिए कि आप जर्मनी हैं, आप किसी देश में क्या ऐसे ही घुस जाएंगे? अगर आप किसी देश में घुसते हैं, बेल्जियम में घुसते हैं, किसके लिए? फ्रांस पे हमला करने के लिए। तो फ्रांस क्या ये नहीं समझेगा कि बेल्जियम साथ दे रहा है जर्मनी का? ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए, राइट? अनटिल की एक डिक्लेयर्ड वॉर ना हो तब तक अगर आप इस तरीके से किसी को रास्ता देंगे तो फिर आप उसका साथ दे रहे हैं, तो फिर तो फ्रांस जो है बेल्जियम का दुश्मन हो जाएगा, राइट? तो बेल्जियम ने इसका विरोध किया। तो बेल्जियम एक बहुत छोटी सी कंट्री, जर्मनी अहंकार बड़ा, बड़ा देश। तो जब आदमी बड़ा होता है तो छोटा आदमी जो होता है उससे भी बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है। मतलब एक आदमी बहुत बड़ा है, लेकिन अक्सर आप उसको हरकतें छोटी ही करती देखोगे। जैसे कई बार होता है, चाचा विधायक है हमारे, लेकिन एक रिक्शे वाले को पकड़ के पीटने का अवसर, जो उसके सामने कुछ नहीं है, वो नहीं छोड़ेगा। उसको उसकी औकात दिखाने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। इनफैक्ट वहां पे औकात दिखाने में बहुत ज्यादा ताकत लगा, हो सकता है मार वार भी दे। हर बार नहीं होता, लेकिन हाँ कई बार ऐसी घटनाएं सुनी गई हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चचा विधायक हमारे से मतलब ये नहीं कि मैं विधायकों के बारे में कह रहा हूँ। इट मीन्स कि मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ जिनके पास पावर का नशा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा था। तो अगर पावर का नशा है तो होता क्या है कि एक छोटे आदमी को रगड़ने में ऐसे पावरफुल आदमी को बहुत मजा आता है, बहुत बुरा हाल करने में उसका बड़ा मजा आता है। ठीक वही हाल जर्मनी का था। जर्मनी जो है एक छोटा सा देश बेल्जियम, उसने कहा कि मेरे रास्ते से क्यों जा रहे हो? वाई आर यू क्रिएटिंग कंफ्यूजन्स? क्यों chaos क्रिएट कर रहे हो मेरे पड़ोसी देशों के साथ? तुम हो कौन? तो जर्मनी ने कहा कि तुम कौन हो हमें रोकने वाले? हमारी कोई औकात भी है जो तुम कह रहे हो? मतलब जर्मनी तो ऐसे ही सोच लिया था, ये को ये रोकेगा, ये तो जाने देना चाहिए, इसको तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, ये सोच करके घुस गया। अब समस्या क्या हुई? क्या बेल्जियम अनाथ है? नहीं, सबके मसीहा है।
सबके मसीहा थे। ठीक है, इसका मसीहा कौन था? इसका मसीहा था इंग्लैंड। ठीक है, इसका मसीहा था इंग्लैंड। इंग्लैंड और बेल्जियम के बीच एक संधि थी कि अगर तुम पर कोई हमला करेगा तो तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे। अब बेल्जियम पे एक तरीके से, अगर आप बेल्जियम से सेना लेकर के फ्रांस में घुस रहे हो तो एक तरीके से यही माना जा रहा है कि आप बेल्जियम का अतिक्रमण कर रहे हो। तो युद्ध की वजह किसके पास आ गई? इंग्लैंड के पास भी आ गई। और इंग्लैंड के पास जब वजह आई तो जर्मनी ने इंग्लैंड के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो यूक्रेन है, सॉरी, रशिया है, उसके अलावा जर्मनी है, फ्रांस है, और ऑस्ट्रिया है, सर्बिया है, ये दोनों बेचारे, इनके यहाँ की तो बात ही खत्म हो गई कि मेरा राजकुमार मरा है या कुछ हुआ है। ये जो बड़े बड़े देश हैं, जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, ये आपस में एक इस चीज को लेकर के कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इस चीज को लेकर के नहीं बैठी। क्या बात हुई है, क्या दिक्कत है तुम्हारी, ये पूछ ही नहीं रही है। ये क्या कर रही हैं? ये कुछ और ही करने लगी। क्या करने लगी? अभी आपने कंटेम्परेरी रीजन देखा है। कंटेम्परेरी रीजन से कभी आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर में इतनी घृणा एक दूसरे के प्रति क्यों थी, और ये एक दूसरे को टारगेट क्यों करने लगे हैं किसी न किसी बहाने से। ये क्यों कर रहे हैं एक दूसरे को टारगेट? तो इसके जो रूट्स हैं वो थोड़ी पीछे की कहानियों में मौजूद हैं। कुछ देशों के साथ अपमान की बात है, कुछ देशों के साथ जो है स्वाभिमान की बात जुड़ी हुई है। कोई अभिमान के है रथ पर सवार है, कोई अहंकार के रथ पर सवार है, कुछ कुल मिला के कुछ ऐसी ही बात थी। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया और सर्बिया है तो देखते ही रह गए कि अरे मेरा राजकुमार मरा था, तुम करने क्या लगे? कुछ नहीं है, उनको कुछ और लेना देना था। तो जो कंटेम्परेरी रीजन था, जैसे अगर गांव वाँव में कभी लड़ाई वड़ाई हो जाए, और लड़ाई में क्या हो कि दो गैंग बन जाए, और एक गैंग में कुछ ऐसे लोग हों, कोई ऐसा आदमी हो जो दूसरे गैंग में किसी दूसरे आदमी को बिल्कुल ताड़े बैठा हो कि यार इसको इसका आज हिसाब किताब कर देंगे। वो आदमी किसी और का साथ दे रहा हो, लड़ाई किसी और बात पे हो रही हो, बात किसी और के साथ हो रही हो, लेकिन आप इधर खड़े हैं, जिसका दुश्मन वो है जो उस वाले गैंग के साथ खड़ा है, और आप मौका खोज रहे हैं कि एक बार हो तो सही लड़ाई, फिर हम देखते हैं। महाभारत आपने देखी होगी, महाभारत में क्या था? हर कोई अपना टारगेट लिए बैठा था। मुद्दा किसका था? कौरवों का और पांडवों का। ये लड़ाई विशुद्ध रूप से कौरवों और पांडवों के बीच की थी। उनकी पत्नी का अपमान हुआ, पांडवों की पत्नी का, वो सारी चीजें थी, उनका राज्य छीना गया, ये सब कौरवों और पांडवों के बीच थी। लेकिन इस लड़ाई के बीच में आया कौन कौन? हर कोई अपना टारगेट सेट किए बैठा था। अगर आप ध्यान से देखें, शिखंडी अलग टारगेट पे था। ऐसा लगता था कि जैसे शिखंडी को अपनी बहन द्रौपदी के अपमान से कहीं ज्यादा इस बात की चिंता थी कि मैं भीष्म पितामह को कैसे गिराऊं, कैसे इनके वध का कारण बनूं। उनका टारगेट वो था। द्रोणाचार्य और जो पांचाली के पिता थे, यानी द्रौपदी के पिता थे, द्रुपद, इनके बीच में अलग ही टशन थी। तो ये भी तड़े बैठे थे कि मौका मिले एक बार देखेंगे। अर्जुन था और कर्ण थे, इन दोनों के बीच में एक अलग थी। कर्ण को यह था कि मुझे यह साबित करना है कि मैं अर्जुन से ज्यादा अच्छा योद्धा हूं। तो सबका अपना टारगेट था, जबकि लड़ाई किस चीज की थी? लड़ाई इस चीज की थी कि कौरवों और पांडवों के बीच में एक समस्या चल रही थी राज्य को लेकर के। उस समस्या की वजह से दुर्योधन ने कुछ ऐसी हरकतें कर दी कि उसके बाद युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया। तो वो जो असली कारण था उसको भूल भुला करके कि हाँ ये तो लड़ाई होगी ही, चलो कोई मौका तो मिलेगा लड़ने का, उस मौके के बीच में द्रोणाचार्य ये सोच रहे थे, द्रुपद ये सोच रहे थे कि द्रोणाचार्य से बदला लूंगा, शिखंडी ये सोच रहा था कि इसी इसी लड़ाई में तो भीष्म पितामह भी सामने आएंगे, उनको देख लूंगा। तो लड़ाई कुछ और हो रही है, लेकिन उस लड़ाई में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो भाग लेने वाले हैं, वो अपने अपने स्वार्थ को लेकर के, अपने अपने अहंकार की आग को बुझाने के लिए लड़ाई के मैदान में खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे पहले विश्व युद्ध में हो रहा है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सबको लेकर के इनके बीच में पर्सनल टारगेट थी, पर्सनल टसल थी। ये जो चीज थी ना, ऑस्ट्रिया और सर्बिया, ये तो केवल एक बहाना था। इसका राजकुमार मरा, लड़ाई ही मतलब उसकी तो बात ही नहीं हुई उसके बाद कि राजकुमार मरा है। इस राजकुमार के मरने का बहाना लेकर के ये बड़े बड़े मसीहाओं ने, बड़े बड़े जो वो हैं खलीफाओं ने, इन्होंने लड़ाई शुरू करवा दी। ये बेचारे देखते रह गए, मेरा राजकुमार मरा है, मेरा क्या होगा? ये करा रहे, मैं बच गया, मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो है अपना भाई किनारे हो गए, और जो मालिक थे, जो मसीहा थे इनके, वो आपस में लड़ पड़े। कुछ ऐसा है कि बच्चे आपस में लड़ रहे थे, मम्मी पापा आए, उसके पापा आए, इसके पापा आए, बच्चे किनारे बैठ गए। अब पापा ले दनादन धड़ा पर सर फोड़ी चल रही है, बस ये चला है, ये सारे पापा बने बैठे थे। तो पूरी दुनिया का इतिहास ऐसा ही रहा है, चाहे महाभारत हो, चाहे आज का भारत हो, चाहे आज का विश्व हो।
हर जगह इंसान की गलतियों को पकड़ करके जब आप देखेंगे तभी आप समस्या हल कर पाएंगे। अगर यही देखते रहेंगे, यही पंचायत करते रहेंगे, तुमने हमारे लड़का मार दे, तुमने ये कर दे, तो कभी समस्या हल नहीं हुई, क्योंकि हर समस्या के पीछे आदमी का अहंकार, उसकी घृणा की भावना, ये सब चीजें होती हैं। किसी आदमी के अंदर कमजोरी, किसी आदमी के अंदर अच्छी चीज, किसी आदमी के अंदर बुरी चीज, इन चीजों की वजह से लड़ाइयां शुरू होती हैं। जो आदमी अच्छाई के रास्ते पर है वो अपनी अच्छाई के लिए लड़ता है, अपने हक के लिए लड़ता है। ठीक है, उसको समझाना पड़ता है। अच्छे आदमी को, सही आदमी को समझाना पड़ता है कि तुमको लड़ना पड़ेगा। दुर्योधन को नहीं समझाना पड़ा, वो एकदम क्लियर था कि अपने ये भाई मारने हैं। अर्जुन को समझाना पड़ा कि भाई तुम्हें मारना पड़ेगा, तुम्हें मारने आए हैं। अच्छे आदमी को समझाना पड़ता है कि तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी, उसको डर लगता है, बच्चे हैं, परिवार है, वो बहुत डर लगता है। लेकिन गलत आदमी, वो शुरू से गलत होता है, उसका अस्तित्व ही गलत होता है। उसके बच्चे तक बदमाश होते हैं, वो भी बदमाश होता है, बच्चे भी बदमाश बना देता है। सारे लेके लाठी फावड़ा खड़े हो जाएंगे, और शरीफ आदमी कहेगा, बच्चों कहेगा तुम लोग अंदर जाओ, इसका सिर फूटेगा, वो पिटेंगे। ये होता है। तो सही आदमी को समझाना पड़ता है। अब यहाँ पे सही कोई नहीं था, यहाँ सब अपना अपना टारगेट लिए बैठे थे। छोटी सी समस्या थी कि भाई मेरा राजकुमार मरा है, तुम ये बता दो कि तुम सहयोग करोगे जांच में। हम पड़ोसी देश हैं, हमें इस तरह की चीजों में नहीं उलझना चाहिए, हमें रिश्ता सही रखना चाहिए, इतनी सी बात थी। लेकिन जैसे ही खलीफा घुसे इसमें, जैसे ही इसमें बड़े बड़े पापा लोग घुसे, वैसे ही लड़ाई छिड़ गई। पहला विश्व युद्ध जिसमें काफी लोग मारे गए, और केमिकल जो होते हैं, केमिकल बॉम्ब्स यूज किए गए। मतलब जैसे अगर आपने केमिकल्स को छोड़ दिया तो लोगों के शरीर में फफोले पड़ जा रहे हैं, कैंसर हो जा रहा है। पानी में जहर मिला दिया, ये तो बहुत बुरा काम किया था, पानी में ही केमिकल मिला दिए थे, जिसको पी करके कई लोग जो है कैंसर वैंसर की बीमारी से ग्रसित होकर के मर गए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध जो भी आप देखेंगे, वो सब क्या है, मसीहाओं की करतूत है। तो आज के लिए इतना ही है, आगे हम देखेंगे। अभी तो हमने ये देखा कि छोटी सी बात का बहाना बढ़ा के लड़ाई कैसे शुरू हुई, लेकिन बड़ी बात क्या थी, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही होगी। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।